पहले तो विज्ञान की परिभाषा कर लेते हैं। तो विज्ञान मतलब विकसता हुआ ज्ञान। सो जो ज्ञान जो कभी रुके ही नहीं। विज्ञान कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता जो ऊपर से चल रही हो। इट्स नॉट मैजिक, इट्स ओनली लॉजिक, है ना? ट्रू। तो विज्ञान तो आप प्रूव कर सकते हो और वो पूछ के कर सकते हो। वो डेटा टेबल जो नंबर्स दिखा रहे हैं वो उससे प्रूव कर सकते हो ये ऐसा है। एंड रिसर्च ऐसी बात है कि बंदा लॉ लेगा या मैथ लेगा या कुछ भी लेगा, उसको ये चीज चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल थिंकिंग। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। अगर किसी भी चीज को अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो उसको साइंस के थ्रू इजीली समझा सकते हैं आज के जमाने में। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप वेल रेड हो, आपके पास इतना नॉलेज है कि आप दूसरों को साइंस से समझा सके कि आप ये कीजिए तो ये हमारे लिए, पृथ्वी के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा क्या है जिसके लिए हम सबको ध्यान देना चाहिए? वन, सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात, दैट इज एनवायरमेंट। तो ऐसे ही एक साइंस के टॉपिक के ऊपर वुमेन साइंटिस्ट को लेकर के मैं आई हूँ आज के इस एपिसोड में। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि शी इज नॉट जस्ट अ साइंटिस्ट बट मोर देन दैट शी हैज ऑल्सो वन प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर स्टेम एजुकेशन और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो चलिए आज मिलते हैं इस पॉडकास्ट के एपिसोड में डॉक्टर मेघा भट्ट से, हु इज द गेस्ट टुडे एंड शी इज अ वुमन साइंटिस्ट। वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू मैम? I'm fine, thank you, and very happy to be with you today. थैंक यू सो मच मैम, इट इज अ प्लेजर टू हैव यू हियर। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा सवाल करूंगी कि साइंस जो है ना वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इट हैज लॉट मैनी प्रोजेक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड हम जैसे जो आम लोग हैं जो जिनको साइंस में कुछ नहीं आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो टू क्लैरिफाई दैट वी वुड लाइक टू नो, मी एंड आवर व्यूअर्स, कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट इज योर फॉर्मल क्वालिफिकेशन? पहले तो विज्ञान की परिभाषा कर लेते हैं। तो विज्ञान मतलब विकसता हुआ ज्ञान। सो जो ज्ञान जो कभी रुके ही नहीं। सो बच्चों को समझने के लिए विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, अगर किसी को जानना है तो सबसे पहली बात है ये है कि सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि टेलीफोन डिस्कवर हुआ या इन्वेंट हुआ तो उससे कुछ रुका नहीं, राइट? पहले वो बड़े से रोप वाला टेलीफोन था, उसके बाद वो छोटा सा डब्बा बन गया जो हमारे दादाजी के टाइम पे था, उसके बाद वो पुश बटन वाला बना जब मैं छोटी थी, उसके बाद वो डायल वाला बना एंड फिर हमारे हाथ में मोबाइल आ गया जो दैट वाज अराउंड इन मिलेनियम 2000 and finally now if we ask students they would say it's a smartphone what you're having and naturally उससे भी कुछ रुकने वाला नहीं है। now we have a Google Assistant, so down the line they will ask you that okay you are home so let me switch on the AC for you. so जो रुकता नहीं है वो विज्ञान है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि मेरे केस में अगर मेरे रूट्स के बारे में कुछ बताऊं तो आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई। सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर एंड वहीं से स्कूलिंग हुआ एंड वहीं कॉलेज और सेम कॉलेज में बिकॉज ऑफ माई रैंकिंग आई बिकेम अ लेक्चरर, अ फुल टाइम लेक्चरर इन बॉटनी इन मिठीबाई कॉलेज मुंबई। एंड वहाँ अच्छे से एज अ लेक्चरर टीचिंग ही पसंद था पहले से, तो अच्छा काम किया। एंड उसके बाद जब शादी होने का समय आया तो आई चोज अ पार्टनर हु वाज फ्रॉम अहमदाबाद। सो शिफ्टिंग का टाइम आया यहाँ और विलिंगली आई चोज टू रिमेन इन अहमदाबाद। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि जॉब छोड़ के आ रही थी तो घर में भी सभी लोग बहुत ही कॉन्शियस थे कि मुझे काम करना ही चाहिए एंड मुझे कुछ करना ही चाहिए। बट तभी एक्चुअली इंडस्ट्री में ऐसा समय चल रहा था कि सब लोग MBA करने के चक्कर में प्योर साइंसेस विलीन हो रहे थे। इसका मतलब कि कोई बैचलर्स या मास्टर्स के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा था। पीपल वर ऑप्टिंग फॉर MBA एंड कंप्यूटर साइंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो जिनके पास जॉब थे वो भी चले जा रहे थे। तो घर में सबने बोला एज अ लिटरेट पीपल दे सेड दैट यू विल नॉट गेट द जॉब, सो डू यू वांट टू स्टडी?
and willingly I agreed that yes, I would love to study, and I applied for PhD here. And the workplace is, were I had three choices at that point of time, but I was unaware of the state of Gujarat, the weather and everything, because मुंबई में ही पली बड़ी थी, तो मुझे यहाँ का कोई ज़्यादा ख्याल नहीं था. तो जब यहाँ आई तो तीन जगह थी. एक तो इसरो था, जहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस पे वर्क करने का मौका हो रहा था. मेरा सब्जेक्ट जो था वो गीर फाउंडेशन गांधीनगर में था. एंड तीसरी जगह थी गुजरात यूनिवर्सिटी, और जहाँ पे फिजियोलॉजी में हो रहा था. तो वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था, तो मुझे नहीं करना था. मेरा सब्जेक्ट जो था वो गिर फाउंडेशन में डेफिनेटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बट वो सबका कहना ये था कि वेदर इज़ नॉट लाइक मुंबई एंड यू विल नॉट बी एबल टू travel so much, so why don't you just switch the subject and try doing something very different. So it was challenging. So after working for 5 years, I thought that okay, might as well take it up. So I took up my PhD in from ISRO, and it was a wonderful experience being there, because my guide, who was at that point of time the head of the department of crop modeling division. Actually ISRO इतना बड़ा है कि कोई किसी को हमेशा किसी को मजाक में कहे कि इसरो से है, तो वो बोलेंगे अरे मेरे जीजा जी हैं, मेरे चाचा हैं. बट देर आर 52 बिल्डिंग्स एंड ऑल द बिल्डिंग्स हैव मोर देन 200-250 employees, so where will you find them? Anyway, so I was with crop modeling department at that point of time, and beautifully in 3 years I could complete my doctorate from there. So I think my formal education is PhD, and yes, it is with the workplace ISRO. So, in what department you were working when you were with ISRO? So that's what it was, crop modeling department. Okay. And there are lots of other departments like oceanography, dendrochronology. So there are, see, people cannot imagine that ISRO does a lot of work other than space. Okay, so it's like suppose satellites, whatever satellites are there, there are satellites working for weather patterns, there are satellites working for crops in the whole of the country. Okay. So basically it's like a modeling what you do. Okay, so it's like, how to put it, suppose a child, let me make it really easy for everybody, that suppose the child is studying nitrogen cycle. Okay, अगर वो nitrogen cycle पढ़ रहा है तो उसको पता है कि biological fixation होता है, जो बैक्टीरिया और algae से होता है, physical fixation होता है जो lightning से होता है. तो मॉडलिंग करना मतलब कितना होता है वो कैलकुलेट करना. ओके, सो बेसिकली वो इक्वेशन के फॉर्म में उस जमाने में एक्चुअली कार्बन साइकिल की बातें बहुत लोग करते थे, बिकॉज इन 1999 द ग्लोबल वार्मिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड एंड पीपल वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट एट दैट टाइम. सो काफ़ी लोग कार्बन पे काम करते थे. तो सर सेड दैट सिंस यू आर न्यू एंड यू आर actually trying to explore the field, so let us try to focus on nitrogen. So I made a nitrogen cycle budget for the whole of India. So it's like all the aspects of nitrogen cycle, including fixing, कितना होता है, कितना हम emit करते हैं, कितना कहाँ जाता है. So all that calculating is biostatistics actually. So I did that work for India, and but the best part is that at that point of time I did the doctorate very beautifully, but by the time it was getting over, I was pregnant full length, and I wanted to remain a mother for some time. So I did not publish any papers or anything at that point of time, and neither I was aware also. So beautifully completed PhD, but and worked, as you rightly asked, and worked in crop modeling department. There were a lot of people working on different types of crops there, different people working on carbon cycle, different aspects of carbon cycle. जे मतलब एक्चुअली कार्बन साइकिल किस लिए लोग काम करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव में कितना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है. सपोज कोई भी व्हीकल में से अगर NOx और SOx जो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स, वो कितने निकलते हैं, और दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट ऑल्सो इज टू बी कैलकुलेटेड. सो पीपल डू ऑल दैट वर्क इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. And there are other good projects also. See, लोगों को actually पता नहीं है, but अलग-अलग department, oceanography है, it's a huge department, okay, where oceans being water, how much carbon is being captured there, how much is the greenery there inside the ocean bottom,
ये सब कुछ देखना, उसको मॉनिटर करना, कितने कोरल्स है, ब्लीच्ड कितने हो गए हैं, ये सभी कुछ ये काम ऐसा वहाँ पे होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर एक्चुअली कि हम जो सोचते हैं कि ऐसा होगा, बट बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा. एंड स्पेशली माय गाइड डॉक्टर दडवाल, हु वाज very very learned person, very calm and focused. He exactly knew what he wanted, so he would definitely मतलब मैं मजाक में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमें स्कूल में, कॉलेज में, इन स्पाइट ऑफ रिमेनिंग फॉर 5 years फॉर एज अ लेक्चरर, यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं सिखाई गई थी. ओके. तो इसरो में रोज़ ऐसा होता था कि he would give me some task at 11 o'clock and I am not able to do anything till 1 o'clock and I would cry when he comes that हो गया, and मैं बोलूँगी, and he was so nice and he would say that कोई बात नहीं, let me teach you. So it's more like, you know, there were friends also who could, but it's a pathetic idea that अपने बच्चे पागल तो नहीं है कि जिनको रिसर्च नहीं आएगा. बट हमें बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता कि रिसर्च कैसे होता है. सेकेंड स्टैंडर्ड से ये चीज़ पॉसिबल है. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सिंपल सी बात है कि हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम रूम में कितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो अगर हमें जानना है कि यहाँ पे कितने वेजिटेरियन लोग हैं, ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओके, बीइंग इन गुजरात वी विल हैव मोर वेजिटेरियन पीपल. Okay, this is my smart guess which is called as hypothesis. Okay, and simply अगर मैं पूछने लगूँ सबको, 10 लोग बैठे हैं और 10 को पूछूँ, तो कोई कहेगा आई एम एन एगिटेरियन, आई एम नॉन वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन. तो उसमें से अगर मुझे 3 ही बंदे वेजिटेरियन मिले, ओके, तो मेरा हाइपोथेसिस गलत हो गया, है ना. तो मैंने ऐसा सोचा था कि बीइंग इन गुजरात वी विल हैव मोर वेजिटेरियन पीपल, पर वो तो गलत हो गया. तो इसको रिसर्च कहते हैं, है ना. तो ये चीज़ अगर बचपन से हमें सिखाई जाए कि वो क्वेश्चन से शुरू होता है और वो क्वेश्चन का आंसर हम एक रिसर्च मेथोडोलॉजी डिज़ाइन कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ये सब पूछ सकते हैं. ओके, सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सर्वे होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ भी हो सकता है, बट हम उसको प्रूव कर सकते हैं. विज्ञान कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता जो ऊपर से चल रही हो. इट्स नॉट मैजिक, इट्स ओनली लॉजिक, है ना. ट्रू. तो विज्ञान तो आप प्रूव कर सकते हो और वो पूछ के कर सकते हो. वो डेटा टेबल जो नंबर्स दिखा रहे हैं वो उससे प्रूव कर सकते हो ये ऐसा है ना. तो थिंग इज कि हमें अगर ये बचपन से सिखाया जाए तो हम ये चीज़ बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं चीज़ों को. एंड रिसर्च ऐसी बात है कि बंदा लॉ लेगा या मैथ लेगा या कुछ भी लेगा, उसको ये चीज़ चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल थिंकिंग, है ना. वेरी ट्रू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक मुझे ऐसे होता है कि इसरो का अनुभव सबसे बेस्ट बात ये है टू हैव द बेस्ट ऑफ गाइड. आई थिंक द पर्सन whom I met and the way I was guided, I could finish my, you know, ample or loads of work in, you know, very less time. Right. The data what I presented, some other person might not be able to finish it in some other organization in just 3 years time. ट्रू. Yeah. तो ये जैसे कि आपने कहा कि जो रिसर्च मेथड है वो लोगों लाइक हमें पता ही नहीं होती है. यू आर इन द फील्ड ऑफ साइंस, यू हैव बीन अ साइंटिस्ट एंड आपको तो डेफिनेटली वो मेथड पता होनी चाहिए बीइंग इन द दैट फील्ड. फिर भी अगर आपको नहीं पता तो सोचिए कि बाकी लोगों को जो साइंस में है ही नहीं उनको तो कैसे पता होगा. Exactly. सो दैट इज वेरी यू नो आई ओपनिंग थिंग. Yes. लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि सपोज रिसेंटली आई कंडक्टेड अ वर्कशॉप इन अ वेरी नोन स्कूल हियर लोकली with 8th standard students on how to develop research skills. Trust me, when the workshop was over, the vice principal called me and said that please repeat this for my teachers. Okay, and because if teachers know that, then they would be able to, you know, replicate the whole idea with their children. So it is very very important for every teacher. It becomes a moral responsibility कि वो ये चीज़ सीखे पहले कि ये कैसे करना है. सिंपल सी बात है. ये अभी कैसे हो गया है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग डॉक्टरेट करते हैं
उनके लिए कंपलसरी है कि उनको रिसर्च मेथड पढ़नी पड़ती है. बट हमारे टाइम पे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 1999. सो 25 साल पहले ये चीज़ नहीं थी. It was not mandatory at that time, but अभी it is mandatory to learn research methodology. But वो भी PhD में सीधा पढ़ना पड़े तो it becomes so tough. Difficult, Actually, if it is introduced from the very very basic level from school, then it is much easier for any student to get into that. राइट. जैसे कि आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि काफ़ी शॉकिंग था आपके लिए भी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करना है, ये है वो है, राइट. तो ऐसे कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस आपने किए व्हेन यू वर विथ इसरो एंड इन अदर स्पैन ऑफ योर करियर एज वेल व्हेन यू आर एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, आपको कुछ ऐसे शॉकिंग या फिर इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए आपके रिसर्च में, आपके स्टडीज में? हाँ, इनफैक्ट इसको 2-3 तरीके से ले सकते हैं. थोड़ा एकेडमिक एस्पेक्ट भी बात कर सकते हैं, थोड़ा कुछ और भी बात कर सकते हैं. शायद आई विल टॉक टू यू अबाउट 2010, where we were based in US for some time because of my husband's intra-company transfer, and we were coming back. And when we were returning to India, in 2009 December, I thought that now I don't want to sit at home. 100% I want to work. So I explored a lot, and I found out a women scientist scheme. And somehow, I applied, and I was called for the presentation. And from all over India, there were around 654 participants from every state of India, every state. And most of them were in their cultural outfit, you could say. Okay, say somebody from Kashmir, had the typical type of clothing. Same way, people from Meghalaya in Mekhla, and so like that people. And I definitely remember that we were 4 girls from Gujarat at that point of time, and I was wearing a Kalkatti sari, and being from Mumbai, I could speak very fluently at that point of time also, और अच्छे से बात कर पाती थी, या मुझे रीज़न पता नहीं है. बट जब मेरा फर्स्ट राउंड प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ तो उन्होंने बोला कि वंडरफुल, सो दिस आइडिया एंड देयर आर 10 पैनल ऑफ known scientists from all over India who actually grill you. Okay, they ask you a lot of questions about your vision. Why do you want to do it? Because they are going to fund the project, and funding is quite high, from 15 lakhs to 40 lakhs, somewhere around, for 3 years. So basically they ask you a lot of questions, and they want to have that confidence in you that you will be able to do it, right? So somebody asked me that, okay, where are you from? And when I said yes, I'm from Gujarat, and they all were like, little bit surprised. So I'm still not able to gauge that, was it because of the language, was it because of the kind of presentation I made at that point of time, because somehow or the outfit, because I was wearing a Kalkatti sari, they might have thought that I'm from that part of India. Yeah, and there are a lot of researchers from that part of India who come up actually. So I think state of Gujarat, we are known for our business acumen actually, and so less people go into sort of a research idea, but I think we should make sure that Gujarat is also known for research and also known for innovations, as True. our Prime Minister is also envisioning, I think. Very true, and ISRO is the biggest example that can say a lot about Gujarat. Yes, So- but then in that also, probably the communities which are there as employees, see, it's a mixed bag community from all True. over India. So, but Yeah. still, we are specifically, I'm saying that Gujarat or Gujaratis, children should take up STEM education. Children should go ahead in such big organizations as somebody and somewhere. So, what was the shocking or interesting study that you have come up, like global warming है या फिर environment के कुछ Yeah. subject So है, basically, see, all these research papers or whatever research you do there, and as I rightly said, that at that point of time I did not publish the paper, but when I became a women scientist, I took up a project which was very close to what I was doing in PhD. I suggested that I would
come up with amount of organic carbon from 4 national parks of Gujarat. So that means when you're talking about national park, it's a kind of forest area what you're looking at. And we have 4 national parks here, which is all the 4 having different ecosystems. One is Gir National Park, one is Masda National Park, which is in southern Gujarat, and one is Jamnagar, which is Marine National Park, and the fourth one being Velavadan National Park, which is dry and arid grassland. So it's like 4 of them are totally different. So obviously the numbers also would be different as per expectations for carbon. Now the shocking thing was that science, as I rightly said, it's miraculous. Okay, that when you expect something, it should come like that, and if it does not come, then obviously there is some problem there. So I will tell you one very beautiful incident that for uh, one of the national parks, every time, it so happened that for the first trip, I could not join my students. I could not go personally because of some illness or something, and 3 times it happened consecutively in 4 months. So first time I thought that because I had given it to boy students, probably they got the soil samples from somewhere around only. They might not have gone. That's why the results are wrong. Second time I had sent the girls who were very sincere, okay, but still the results were bad. So I was like, my God. And then third time I went with them myself, got the soil samples, and they were really, the results were completely different. So it's like that national park is a place for a layman to understand, for you to understand that national park nobody is allowed, okay, other than the forest officials, nobody is allowed to walk on the soil. So when you walk on the soil, the amount of carbon is different, okay, because of the organic nature. लाइक जितना हम उस पर चलते हैं, हम बैक्टीरियाज को क्रश करते हैं, तो नेचुरली वो उसका कंपोस्टिंग जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा चलने से, है ना. तो समझ में आना, एकदम सिंपल बना दिया, है ना. तो मतलब डांग में लाइक दैट one of the national park which I said, it so happened that somehow the results were not coming proper. So I went myself and I was shocked to see that there is, in that area itself where there should not be anybody, there were people living, okay, habitants living there, yeah. Okay. So now that since last 6 years that area has been declared as a sanctuary, not a national park. Because national park nobody can go like that. Sanctuary is something which is habitable, where people can live, Yeah. and people can move around at a certain time. So it's always like that. So it was very shocking at that point of time, and then I gave it in writing, and they changed the whole process, and now that area is to be declared as a sanctuary and not the national park. Wow. Yeah. So that was one. Then second one, that all these numbers, suppose in 2014 I thought that my actual work which I did from 99 to 2003 for my PhD, it was such a beautiful work and I had not presented any papers. So since I was already getting into writing a lot of research papers, I thought that let me try putting in somewhere. So there is a good publishing company from Europe called Scholars Press. I wrote to them and they said that send us your thesis, and I sent it and they accepted it as a book. So Okay. it got published as a book in 2014. So I understood one thing, that it is very important for a person who is into research that they must publish it. Okay, they must publish the papers, because if you don't publish those numbers, other country people will not be able to. Suppose if somebody wants to calculate the numbers for Asia, then they need numbers for India, right? Right. So if you have done a work for India, you have to publish. So if you publish, then only they'll be able to see it through the international journals. So it is very, very important for a researchers to always publish the papers. मतलब पता नहीं कि आपका काम कहाँ पे किसको काम आ रहा है. Exactly. तो- That is called back referencing. हाँ. Yeah. Right. So वो अपने numbers लेके उनके खुद के numbers का equation वगैरह सब कुछ बना सकते हैं. Hypothetical. That suppose if some country is on the same equatorial belt, okay, tropical belt, then they will also experience the same kind of weather pattern, same kind of everything. So from my equation, they can actually calculate for their own country.
ट्रू, वेरी So it is very important to publish. Yeah. राइट। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट जो है वो उनका पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई और रिसर्च ये सब में ध्यान लगा रहता है। तो अर्निंग्स की बात करें तो व्हाट आर द अर्निंग्स लाइक अ साइन हाउ मच कैन अ साइंटिस्ट अर्न? I would say that suppose in my case, okay, I would definitely like to give my example for this because uh, as an academician, you are a lecturer, you become a professor, assistant professor to associate professor, associate to professor, and there are norms of the salaries. But it's a beautiful scheme through which I got into becoming women scientists. It not only gives you good stipend, but it also gives you जो आपको बिरुद देता है साइंटिस्ट का, है ना, कि आपको मतलब आप कुछ रिसर्च कर रहे हो तो किसी को आप बोल सकते हो कि आई एम अ वुमेन साइंटिस्ट. Okay, so that is something very beautiful a scheme can give you. So I think mine was a scheme called WOSA, which is for life sciences. There are different sciences like physical sciences, space sciences, biological sciences, chemical sciences, जो अलग अलग microbiological sciences. So basically अलग अलग sciences में जो लोग काम करते हैं वो लोग ये स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. There is WOSB and WOSC. So C is for, I think it is for the social impact. So those who are into NGOs or those who are into creating the social awareness or social impact, they can apply in that scheme. I think WSA and B almost has the same amount of stipend, which is beautiful. If you have done your MSc and if you are into PhD during your research, then you get 35,000 per month. And if you are already a PhD, which I was, and if then it is 50,000 now. At my time, in 2010, it was 35,000, but they've raised the bar to 50,000 now. So it is just when you are studying and still you are doing the research, the stipend is so much. Yeah, the stipend is so much. So people have if this at all you have the project. हाँ. If you don't have a project, then you are studying on your own, you are paying your fees on your own, everything is on your own. But otherwise, if you are into, you know, some kind of research through the project, okay, and those projects could be from Department of Science and Technology, India, Science and Technology, State of Gujarat, or any other state wherever you are. So all these schemes are really good, okay, and there are schemes for the people who are into engineering. There are schemes for boys also, but for girls it is much more, okay. So that because the ratio of that gender is too less in STEM education, government is trying hard to, you know, come up with some beautiful schemes like this, where, you know, the awareness is less actually, I should say. That लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कुछ स्कीम है, वही कुछ okay? पता ही नहीं है कि ऐसा पता ही कुछ नहीं है. बट एंड दूसरा ये भी है कि शायद आज की जनरेशन में सबको एक क्विक सक्सेस चाहिए. अनफॉर्चुनेटली सपोज वो लड़कियां जो मुझसे 20 साल 30 साल छोटी होंगी, उनको ऐसा है कि बस एकदम से सीढ़ी चढ़ जाओ, ऐसा तो नहीं होता. तो कोई भी प्रोजेक्ट मिलने के लिए टाइम लगता है. For I think for my project in 2009, what I put up, I might have read more than 3,000 papers. Oh my God. Yeah, so, and I was, you know, continuously doing it because we were trying to wrap it up from USA at that point of time. But I definitely, you know, I was desperate that I want to do something after going back. So I was reading like anything all the time. And when you know, go through so much of literature review, then only you will be able to make up a good project proposal. True. Otherwise, you know, it won't have any value, right? So you cannot imagine that, okay, I am also MSc now and I also want to have a 35,000 stipend. I can put up a project proposal. So in a 1 month's time, you cannot expect, you know, the quality of the project to go to that level to get, you know, so much of funding. Right. Nobody would give you that much of funding. Mine was 26 lakhs for 3 years and then it got extended for 1 more year. So it's like, you know, you have to actually work hard for it. इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलेगा. नहीं. शॉर्टकट वो नहीं तो है. कहीं भी शॉर्टकट. वो ऐसे कहते हैं ना, गुजराती में एक कहावत है कि पुरुषार्थ अगर परमार्थ नहीं. सो मतलब जहाँ पे पुरुषार्थ करते हैं वहाँ परमार्थ मिलने का
नक्की है ना? सो मैम, टॉकिंग अबाउट साइंस के प्रोजेक्ट्स के जो फंडिंग की बात है, हमने मूवीज में देखा है कि वो चाहे कोरोना की मेडिसिन बनानी हो या फिर कोई मंगल ग्रह के ऊपर हमारा कोई स्टडी कर रहा हो, स्पेस में कुछ जा रहा हो, सैटेलाइट का कुछ हो, इंडियन साइंटिस्ट जो होते हैं वो थोड़ा उनके हाथ थोड़े तंगे हुए रहते हैं क्योंकि ज्यादा फंडिंग नहीं मिलती, ऐसा हमने मूवीज में देखा। इज दैट ट्रू? In fact, I would like to, I think I would like to not comment on that, but at the same time, I will definitely answer your question because recently I saw a fantastic one on Prime, I think, which is the vaccine war, and it's simply amazing on COVID vaccine. And similar to that was Mangalyaan wala jo Yes. movie tha. I think that also had the question what you are asking. So I think. ऐसा है नहीं एक्चुअली. आई थिंक DST मतलब there is a huge funding which is available if the proposal has a value. ओके. So I think I would definitely say that India ऐसा देश है कि अपने पास भेजा है. So ऐसे बंदे हैं जो बहुत अकल रखते हैं, है ना? दुनिया के कोई भी जगह जाओ, आई थिंक अपने जो दिमाग है उसका कंपटीशन में आना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आई थिंक जो ऐसे भेजे हैं वो उनका ड्यू शेयर अगर वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो मिल ही जाएगा. बंदे को सिर्फ यही सोचना है कि वो भेजा है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कंस्ट्रक्टिवली, ओके, डिस्ट्रक्टिवली नहीं, कंस्ट्रक्टिवली. तो शायद अच्छा प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा तो डेफिनेटली फंडिंग तो मिलता है. नहीं मिलता ऐसा नहीं है. इट मे बी डीलेड, ओके, कि ऐसा डेफिनेटली सपोज हमारे केस में ही ऐसा था कि सपोज ये 26 लाख जो है वो वन गो में नहीं मिलते हैं, है ना? तो दैट फर्स्ट लॉट से 12L will be released the first year. Then you will have a meetup where you will be presenting again what you did for the whole year, and how many papers did you publish, did your work had some kind of significance to what you actually promised, okay? So all that is being checked by the scientist one more time. Obviously that is there in all the fields, I think. And if they are convinced that yes, you are doing a good job and this research will terminate somewhere into some lovely research paper which can be cross referenced by somebody, then definitely it gets extended. So I think I'm very positive that ऐसा नहीं है. ऐसा हो भी सकता है तो भी अपने साइंटिस्ट और भेजे ऐसे हैं कि इतने में भी कर दिखाते हैं. True. है ना? तो आई थिंक पॉजिटिव ही सोचे इसके बारे में. एंड द एंटायर आइडिया ऑफ इनोवेशन, आई थिंक अपना देश इनोवेशन इंडेक्स में धीरे धीरे करके जो ऊपर आ रहा है, एंड जस्ट कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि विल डेफिनेटली इन समवेयर अप इन मे बी नेक्स्ट 10 years. ट्रू, वेरी ट्रू. वेल सेड मैम कि ये जो मूवीज में दिखाता है वो उसको पूरी तरह से हम सच नहीं मान सकते. एंड नहीं, अगर आपको मानना भी हो तो भी भेजा ही ऐसा है कि वो करके भी दिखाते हैं, है ना? राइट. तो शायद हमें अच्छा सोचना चाहिए कि नहीं, हमें जो भी मदद मिलनी चाहिए वो हमें मिलती है अगर हम वर्थ हैं तो. अब अगर हम बात करें कि जैसे कोई कॉर्पोरेट कल्चर हुआ या फिर कोई बड़े कंपनीज हुए, IT कंपनीज हो गए या फिर कोई फाइनेंस कंपनीज हो गए, बैंक्स हो गए, वहां पे जो भेजे होते हैं ना उनको ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, इसके पास दिमाग है, ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होता है, समटाइम्स इंटॉक्सिकेटिंग कल्चर होता है. लेकिन साइंटिस्ट जब काम करते हैं तब उनके आसपास कैसा वातावरण होता है? क्या वो सब भी ऐसे प्रकार के जो ऑफिस पॉलिटिक्स ये वो उन सब से उनको गुजरना पड़ता है, या इट इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट? लोग होंगे वहाँ, ये सब कुछ तो होगा. तो आई थिंक ह्यूमन नेचर इज लाइक सो वेरीड that different departments may show different culture, okay? So and all the people are coming from different culture especially. So I think it depends from department to department. And जो जहाँ पे पॉजिटिविटी है, जहाँ पे टीम नेटवर्किंग है,
जहाँ पे ऐसा हियरकी का जो सिस्टम होता है वो नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट शाइन आउट करता है एंड डेफिनेटली वो डिपार्टमेंट दिखता है कि ये काम कर रहा है ना। दूसरे डिपार्टमेंट्स में अगर ऐसा होगा तो नेचुरली उनका वर्क उतना दिखेगा नहीं। तो कितने डिपार्टमेंट में से कितने पब्लिकेशंस आए हैं वो डेफिनेटली हर साल पब्लिश होता है हर एक इंस्टीट्यूशन में। तो those are definitely visible. That depends on the leader also. So as I rightly said, I had a best of leader, okay, so as my guide. So I think it depends from leader to leader. If the person himself is so good that probably उनके नीचे कैसे भी बंदे हों पर ऐसा सब करने का स्कोप ही नहीं रहता अगर बंदा ही अच्छा है तो शायद मैं तो इतनी लकी थी कि अपना डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा था एंड सारे लोग इतना मिलजुल के काम करते थे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट व्हेन आई वाज सबमिटिंग माय थीसिस आई वाज ऑलरेडी 8 months प्रेग्नेंट। फ्रॉम 3 to 8 months, that span I kept on writing thesis, and all of them, there were 4 people sitting in my department and all 4 of them were so helpful, I think. आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। वेरी गुड। Yes. अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है जिसे कहते हैं टेक अवे। तो जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो यहाँ से कुछ लेके जाएं। जैसे कि आप एक साइंटिस्ट हो, आप अभी अपना काम स्टेम एजुकेशन में कर रहे हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि बच्चों को फिलहाल एकेडमिक्स में क्या ऐड होना चाहिए फॉर स्किल्स डेवलपमेंट और साइंस में वो कुछ आगे कर पाए, तो वो क्या पैटर्न होना चाहिए स्कूल्स में? व्हाट वुड यू सजेस्ट? Okay. See, my project as a women scientist was getting over in 2015, and such beautiful thing happened that my son was going to a fantastic international school, and ऐसा हुआ कि उसके थोड़े फ्रेंड्स, मतलब उसके 5 दोस्त मेरे घर ऐसे ही आते थे, एंड they used to keep asking me a lot of questions. And one of them just said that auntie अगर आप टी बैग को जलाओ ना तो वो उड़ता है। अच्छा, तो कैसे? तो कहता है वो मुझे नहीं पता पर उड़ता है, करें चल। And we did it and actually it flew. I said we should know why it is flying actually. So that we don't know. So I thought that who can be a better person to answer all these questions, because there are in the media you get to see how to do it, but why is it happening, nobody answers that. Okay, and why is the most important thing to nurture child's curiosity. So I think with that thought I started my endeavor called Sinotech, which is science, knowledge and technology put together. And as an educationist मुझे हमेशा से पढ़ाना अच्छा लगता था, and मुझे पता था जब मैं खुद 10th में थी, उसके लिए मतलब अच्छे एजुकेशनिस्ट बनने के लिए PhD होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तभी भी बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी। बट शायद अपने अच्छे एजुकेशन के साथ, एज यू राइटली बिगन, कि हम जो भी सीखे हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंस से हम बच्चों को दे सकते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो शायद 2016 में आई केम अप विद दैट आइडिया ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि अनुभव से आविष्कार तक की यात्रा, कि बच्चों को विज्ञान के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट या प्रयोग से नहीं बट अनुभव से पढ़ाओ, कि ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो मतलब बच्चों को अनुभव कराने से उनको ज़्यादा पता चलेगा। सिर्फ सपोज एज यू राइटली सेड कि हम रॉकेट लॉन्चिंग तो नहीं कर सकते हैं क्लासरूम में, बट हम डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं कि उनको ये मूवी दिखाने लेके जा सकते हैं, कि एक्सपोजर मिले कि अच्छा इसके लिए मैथ चाहिए, इसके लिए इतना एडवांस मैथ चाहिए। देन डेफिनेटली हम रॉकेटरी, मॉडल रॉकेटरी जो कहते हैं, जो छोटे से पेपर से शुरू होता है वो, और फिर केमिकल्स के साथ थ्रस्ट लगा के जो रॉकेट उड़ता है, वो भी धीरे धीरे स्टेप वाइज हम सिखा सकते हैं। तो जो अनुभव जिसको कहते हैं, वो चीज़ जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एज यू राइटली से इट इन इंग्लिश, तो वो चीज़ जो है वो शुरू हमने करी 2016 में।
तो आपने जो कहा कि बच्चों को स्कूल्स में क्या करना चाहिए, तो अभी ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है कि हर एक स्कूल में इट इज़ कंपल्सरी टू प्रैक्टिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग. It's important for teachers to understand first, but it is very difficult to practice. Okay, so I have no idea, I'm not criticizing anybody, but I have no idea how much teachers knows to know to practice it, because to take up a class for half an hour the teacher has to practice for 1 hour first. True. Okay, so it is very important कि बहुत तैयारी करनी पड़ेगी वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए. क्या करेंगे? तो I tried designing a curriculum in Sinotech where I try to introduce one topic using different languages. मतलब कैसे कि एक ही टॉपिक को पहले पढ़ाओ बोर्ड पे, फिर अच्छे से वीडियोस ऑडियो विजुअल दिखाओ, फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी खुद डेमोन्स्ट्रेट करो, फिर बच्चे करें अपने साथ. तो जब तक वो नहीं करते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप मुझे दिखाओ मैं देख रहा हूँ, आप मुझे बोलो मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे दिखाओ मैं देख रहा हूँ, बट आप मुझे बताओ और मैं आपके साथ कर रहा हूँ. तो वो जो पूरी मतलब बात है कि हैंड्स ऑन लर्निंग की जो बात है कि आपके साथ बच्चा अगर किनेस्थेटिक हाथ सारे इंद्रियों को यूज करके वो चीज कर रहा है, तो उसको जो समझ में आएगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा. उसको मगिंग अप करने की जरूरत नहीं है. पेरेंट्स अगर ये बात समझ जाएं तो शायद छोटे बच्चों के पेरेंट्स समझ जाते हैं, बट अगेन 8th स्टैंडर्ड से ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे फिर पेपर तो लिखेगा ना, मार्क्स तो आएंगे ना, ये रैट रेस में आगे तो आएगा ना. तो ये जो चीज़ें हैं ना वो अपने आप थोड़ा सा बाहर जहन में से निकालने की कोशिश करें कि बच्चे अपने आप अगर समझ में आया है तो वो लिखने ही वाले हैं. एंड अगर वही लॉन्ग लास्टिंग रहता है जिसे हम स्किल कहते हैं कि वो अगर कर पाएगा, आप उसको कितना भी मगिंग अप करने को बोलो, वो नेक्स्ट ईयर वो चीज़ करेगा ही नहीं, भूल जाएगा, बिकॉज ही डजंट वांट टू रिमेम्बर इट. बट अगर उसने किया है तो कुछ भी किया होगा तो वो हमेशा से याद रहेगा. जैसे टेक अवे सेगमेंट में मैं आपसे जानना चाहती थी कि एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग लाइक एज नॉर्मल पीपल व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट, क्योंकि एज यू से दैट यू आर एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और बहुत सारा कुछ आपने स्टडी किया है, लेकिन डेली रूटीन में भी हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रख सकें? सो ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. दुनिया क्लाइमेट चेंज की बातें कर रही है, तो क्या है ये क्लाइमेट चेंज, है ना? जो पहले ये समझे तो जो हमें डेली जो वेदर मिलता है दैट इज़ वेदर. ओके, अभी आज का जो तापमान है, आज कितना बारिश हुआ या क्लाउडी था, सनी था, कितना वाटर वेपर था, वो जो चीज़ें हैं वो वेदर है. अभी वो वेदर पैटर्न को अगर हम एक डेटा के स्वरूप में कोई बुक में लिखें तो 20 साल 30 साल तक उसको कैलकुलेट करें कि से अहमदाबाद सिटी में इन द मंथ ऑफ अप्रैल ये तारीख पे क्या था तापमान, तो आप पीछे जाओ 20 साल तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली इन द स्पैन ऑफ 20 years इट हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली एवरीवेयर. तो वो जो टेम्परेचर राइजिंग की पूरी बात है, तो क्लाइमेट चेंज क्या है? इट इज़ टेम्परेचर राइजिंग, सो आइस melting, where will it go? So sea level rising, and sea level rising, where will it go in the cities in the form of floods and other natural disasters. तो एकदम सिंपल सी बात है, ये हो गया इम्पैक्ट. अभी रहा मिटिगेशन मेजर्स, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं. तो अलग अलग सेक्टर में सपोज ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं, तो एज अ सोसाइटी एंड एज एन इंडिविजुअल हमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए कि जहाँ पे मेट्रो जाती है, जहाँ पे BRTS जाती है, तो अगर वो ही यूज़ करेंगे तो उतना कार का पेट्रोल इंडिविजुअल कम यूज़ होगा, तो उतना कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा, है ना? सेम वे जहाँ पे आप साइकिल चला सकते हो तो स्कूटर मत लो, स्कूटर चला सकते हो तो कार मत लो, अगर कार में जा सकते हो तो एयर ट्रैवल को अवॉइड करो. सो बेसिकली ये चीज़ अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में समझ जाए, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी पॉपुलर abroad, but it's not a feasible idea for India because developing country like India, we cannot afford the expensive hybrid cars. So अपने लिए mass transportation and carpooling is the best idea. That is transportation. Now number 2, plants.
Okay, so they have to understand as viewers that plants are the only creatures who capture carbon. रेस्ट ऑल द एक्टिविटीज, हम जो भी करते हैं सब में हम कार्बन रिलीज करते हैं ऊपर. सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ कि कोई अगर आपको बोले कि आप सुबह में उठ के ब्रश करो, ओके, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया? हाँ किया. कैसे? तो ब्रीदिंग से नहीं, बट जैसे ही आप ब्रश करने के लिए नल खोलोगे तो पानी कहाँ से आता है? दैट्स द हिंट. मोटर से चढ़ के आता है. तो मोटर इज having electricity, is running through electricity. So again, you're putting up carbon footprints. So एक भी एक्टिविटी अपनी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे हम कार्बन फुटप्रिंट रिलीज नहीं करते हैं. तो सब में रिलीज ही होता है, बट हमें उसको कैप्चर करना है नीचे. तो ओनली प्लांट्स आर द क्रीचर्स who do photosynthesis, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड नीचे कैप्चर हो जाता है. ओके, सो जितने हो सके उतने प्लांट्स ग्रो कीजिए, अपने आजू बाजू रखिए. पर अगेन, destruction of forests, okay, at one point, and removal of trees from the societies is the worst idea. मतलब कोई ये समझता ही नहीं है कि एक 200 साल पुराना झाड़ काट देंगे तो जो लीव्स कार्बन ग्रीनरी कार्बन कैप्चर करती है. तो आप सोचो कि आप 200 साल पुराना झाड़ काट के 20 छोटे छोटे सेपलिंग डालोगे तो वो 20 छोटे सेपलिंग का कोई मायना ही नहीं रखता, बिकॉज 200 साल पुराने ट्री में कितने लीव्स थे जो कार्बन कैप्चर करता है. तो ये चीज़ अगर हम ये साइकी समझ जाएं कि ये ट्रीज नहीं काटने हैं, कुछ भी हो जाए उसको बचाना है, किसी से भी झगड़ के ये चीज़ बचाना है, तो इंडिविजुअल लेवल पे ये ट्राई कर सकते हैं. अभी रही तीसरी बात, वेस्ट. ओके, जो वेस्ट हम क्रिएट करते हैं, 100% आवर म्यूनिसिपैलिटी ऑल्सो ट्राइज हार्ड टू गिव अस ब्लू एंड ग्रीन कलर्ड बिन्स सो दैट वी सेपरेट वेट एंड ड्राई वेस्ट. तो उतना तो हम कर ही सकते हैं कि वेट और ड्राई वेस्ट को सेपरेट करें. तो अपना जो डंप यार्ड है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि वेट वेस्ट जो है उसको हम अच्छे से कंपोस्टिंग या खातर बना सकते हैं उसमें से. तो हमें सब ने ये चीज़ करनी है कि कुछ भी हो जाए, सोसाइटी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो भी वेट एंड ड्राई वेस्ट को सेपरेट करना है. फिर रही बात इंडिविजुअल लेवल की, तो इसमें सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ कि जो सुबह में दूध आता है, ओके, वो जो थैली होती है उसको हम क्या करते हैं, छोटी सी उसको काट के हम उसमें से दूध निकालते हैं. तो वो जो छोटा टुकड़ा बच गया प्लास्टिक का, वो कहीं भी वेस्ट के साथ चला जाता है. हम सोचते नहीं है कि ये वेस्ट कहाँ जा रहा है ना. तो ये तो गाय या ऐसे अलग अलग एनिमल्स जो खाते हैं जो वो वेस्ट, उसके मुंह में जा रहा है. तो ऐसे काटिए, थैली को ऐसे काटिए कि वो छोटा पीस उसमें से सेपरेट ही ना हो और आप दूध निकाल दें. तो ये चीज़ हम कर सकते हैं. फिर गो वोकल फॉर लोकल. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो लोकल है उसको यूज़ कीजिए. सपोज सिंपल सा हम ले लें कि एक चिप्स का पैकेट है, ओके, तो आई एम डूइंग वन ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट विथ US Consulate Mumbai, and I tell children in Mumbai that there are how many chips packets do you know? So they would say Lay's and Balaji and Gopal and all that, so and Pringles. So I would tell them that you should use Parle wafers because it is local for you. So I'm not an ambassador for Parle wafers, but just because it is local, it reaches your home, completing less life cycle. सेम वे अपने लिए बालाजी जो लोकल है या गोपाल जो लोकल है वो थोड़ा सा कम ट्रैवल करके अपने पास पहुंचता है, तो हर एक जगह मतलब उतना पेट्रोल या जो भी यूज़ किया है वो कम यूज़ होगा. सिमिलर टू दैट क्रॉप्स लाइक अवाकाडोज जो यहाँ पे नहीं उगता है, तो उसकी जगह अगर हम कोरिएंडर यूज़ करें या ऐसा कुछ यूज़ करें जो लोकली अवेलेबल है, बेसिल वो सब है, अगर यहाँ पे ग्रो हो रहा है और हम यूज़ कर रहे हैं तो गुड, बट always go for local to reduce our carbon footprints. And I think finally saving natural resources like water, 100% make sure that एक रिसर्च मैंने छोटा सा एक बच्चे के पास करवाया था लास्ट ईयर कि एक घर में से कितने नल हैं और उतने नल में से कितना पानी जाता है. ओके, तो शॉकिंगली आउट ऑफ 80 houses in that flat, 43 houses had leaking taps. ओके, एंड हाँ मतलब डिप 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 करके वो गिर रहा है. एंड आप सोचो कि बच्चे के पास पूरा कैलकुलेशन करवाया था कि एक छोटे से बॉटल में 1 मिनट में दे हैव टू कैलकुलेट कि कितना पानी. तो अगर 1 मिनट में 10 ml तो 24 आवर्स में कितना
तो 365 डेज में कितना, अगर उसको प्लम्बर बुलाने के लिए 10 दिन लगा दिए हैं तो कितना वो फ्लैट में से वेस्ट हुआ है, दैट वाज बीइंग कैलकुलेटेड बाय अ चाइल्ड. ओके, so this is a simple research, but it is very alarming for children to see that, oh my god, those many liters, 3600 liters of water gone just like that, when there's no water on earth, and when they know that there are countries and continents like Africa who have already become zero groundwater, right? So the time is not far कि हम भी ground water table zero हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं रखा तो natural resources is something कि जहाँ पे स्पेशली वाटर हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए. सेम वे एफिशिएंसी, यूज़ एवरीथिंग विच इज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइक सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी जो अपने स्टेट में तो बहुत ही अच्छा है. अलग अलग स्टेट में सब्सिडीज सरकार देती है, तो उस हिसाब से भी स्विच टू हाइड्रो पावर और विंड पावर और सोलर पावर. एंड फाइनली आई थिंक सिंपल सब्सटीट्यूशंस लाइक घर में एलईडी यूज करेंगे तो वो एक टाइम एक्सपेंसिव लगेगा, बट इट विल गेट डाउन योर इलेक्ट्रिकल बिल जस्ट इन नो टाइम. तो आप वो कॉस्ट एज इट इज 1-1.5 साल में रिकवर कर लोगे. तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर सबको पता चले तो शायद हम ये चीज साथ में मिलके फाइट कर पाएंगे. वेरी ट्रू, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर अनअवेयर ऑफ. जैसे कि आपने ये टैप वाटर जो थोड़ा गिरा रहा है पानी, अब वो उसको ख्याल ही नहीं होगा जिसके भी घर में ये होगा कि मैं इतना सारा पानी मेरे घर में से ऐसे ही वेस्ट हो रहा है. So it is not उनको पता ही नहीं है. So this awareness is very much needed. Thank you for that, and it was a pleasure having you and having this conversation. एक साइंटिस्ट के साथ बात करके जो जो नॉलेज मिलती है सिर्फ बात करने से ही, वो आज मुझे फील हो रहा है. एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस एपिसोड. Thank you so much for having me over. That was Dr. Megha Bhatt with us today, and we had a many conversation. और आप चाहें तो थोड़ा इम्प्लीमेंट करके वहां तक पहुंच सकते हैं, और हमारे पूरे भारत देश में से थोड़ा सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश जो है उसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट को हेल्पफुल बन पाएगा और हम हमारे लिए अच्छा एनवायरनमेंट बना पाएंगे. So this was the episode today with Dr. Megha Bhatt. अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए देखते रहिए हमारा Let's Talk podcast. Furniture courtesy by Terroni Furniture Private Limited. Thank you.